नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एडवांसेस के बारे में। बैंकिंग टर्म में एडवांसेस का क्या मतलब है? बैंकिंग टर्म में एडवांसेस बोला जाता है कि एक ऐसी शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी जो एक बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है उनकी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। अब देखो, बैंक के कस्टमर्स हैं, हमारे इंडिविजुअल हैं या फिर बिजनेसमैन होता है। अब इंडिविजुअल को कभी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है थोड़े समय के लिए, और बिजनेसमैन को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए कई बार पैसा चाहिए होता है। तो बहुत सारे केसेस में आप ये बोल सकते हो कि एडवांसेस का मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए अपने कस्टमर को पैसा देना, जनरली उनकी वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, या फिर उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कभी कभी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो एडवांसेस का क्या मतलब समझा आपने? एक टेम्पररी और शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी जो एक बैंक अपने कस्टमर को दे रहा है उनको उनकी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। और इस पैसे को बोरवर को क्या करना पड़ता है? रीपे करना पड़ता है जितना टाइम दिया गया है, मतलब ज़्यादातर कहा जाता है 1 साल के अंदर अंदर रीपे करना ज़रूरी होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट के साथ रीपे करना पड़ेगा। और जो भी इंटरेस्ट बैंक इसके लिए चार्ज करता है वो बैंक के लिए इनकम यानी प्रॉफिट बन जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से एडवांसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। वैसे एडवांसेस फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड के लिए भी होते हैं, पर जनरली इसका टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म माना जाता है, मींस 1 साल के अंदर अंदर इसको रीपे करने के लिए ही दिया जाता है। अब कितने तरह के एडवांसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, अब उसकी तरफ लुक ऑन कर लेते हैं। लेकिन अगले स्टेप पर पढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है ना, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत भी आती है तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरेटिकल, दोनों के लिए रीजनेबल रेट्स के साथ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस की डिटेल और कॉन्टैक्ट जो है वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किस तरह के एडवांसेस आजकल बैंक दे रहा है आपको, तो उसमें वेरी वेरी फेमस वन है कैश क्रेडिट। ये फैसिलिटी जनरली बिजनेस यूनिट को दी जाती है, बिजनेसमैन वालों को दी जाती है, ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। यानी बैंक बोरवर क्या करता है इसके अंदर, यानी जो बोरवर होता है ना, वो बैंक के लिए क्या करता है, बैंक को अपनी वर्किंग कैपिटल जैसे कि स्टॉक वगैरह, मतलब करंट एसेट्स जैसे कि स्टॉक वगैरह, गुड्स वगैरह, या जो डेटर्स होते हैं ना, उनको सिक्योरिटी पे दे देता है, और उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है। मतलब कि ये होता है कि बैंक सिक्योरिटी जो उसने दी है ना, स्टॉक्स या फिर गुड्स या रिसीवेबल के अगेंस्ट ना, उसको एक क्रेडिट लिमिट दे देता है। और बोरवर क्या कर सकता है, इस लिमिट के अंदर कभी भी पैसा विड्रॉ और रीपे कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि जो इंटरेस्ट होगा ना कैश क्रेडिट के ऊपर, ये सिर्फ उतनी अमाउंट पे ही चार्ज किया जाएगा जितना आपने अमाउंट को यूज़ किया होगा। मतलब चाहे मैं इसमें पैसा यू कैन से जितना मर्जी ज़्यादा ले लूँ, लेकिन मैंने अगर यूज़ ही थोड़ा सा किया है तो मुझे इंटरेस्ट भी उतनी अमाउंट का ही देना पड़ेगा जितना मैंने यूज़ किया है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर एक ट्रेडर ने प्लेज किया है अपने 10 लाख के गुड्स को और उसके बदले में 8 लाख रुपए लिए हैं, तो दिस इज कॉल्ड कैश क्रेडिट लिमिट। और अगर उस 8 लाख में से उसने सिर्फ 5 लाख का इस्तेमाल किया है उस टाइम पीरियड के दौरान, तो उसको इंटरेस्ट भी उतने लेवल पे ही देना पड़ेगा, मतलब उसको इंटरेस्ट भी 5 लाख अमाउंट के ऊपर ही पे करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कैश क्रेडिट। अब देखिए, दूसरी फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक ऐसी शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी फिर से आपको दी जाती है जिसमें जो ज़्यादातर किसको मिलती है, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है। और इसमें जो कस्टमर होता है ना, वो अपने अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन इतने भी विड्रॉ नहीं कर सकता कि आप अनलिमिटेड विड्रॉ करने लग जाओ। एक फिक्स्ड लिमिट दे दी जाती है, आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि एक बिजनेस है, मतलब एक बिजनेसमैन है, उसके अकाउंट में सिर्फ 50,000 पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट 2 लाख रुपए तक है। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो पर्सन अगर चाहे तो 2.05 लाख रुपए तक क्या कर सकता है, विदाउट, मतलब बिना फंड होने के बावजूद भी किसी तरह की परचेज कर सकता है। मतलब उसको क्या बोला गया है कि अगर तुम्हारे पास 50,000 है, उससे ज़्यादा की तुम कभी भी परचेज करना चाहते हो, तो 2 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट भी तुम्हें दिया गया है।
तो 2.05 लाख तक तो मैक्सिमम क्या कर सकते हो, विदाउट एनी सफिशिएंट फंड फिर से कुछ ना कुछ परचेज कर सकते हो। बैंक उसके बेसिस पे तुम्हें वो पेमेंट करके दे देगा। लेकिन इतना इतना तो पता ही है आपको कि जब कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो बैंक अपने ओवरड्राफ्ट के पैसे को वसूल लेगा। ठीक है जी। देन आते हैं आपके पास बिल डिस्काउंटिंग के बारे में। देखो, जब सेलर ने गुड्स क्रेडिट पर बेचे होते हैं, यानी कस्टमर को क्रेडिट पर गुड्स वगैरह दे दिए होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आ जाता है। तो बैंक उन बिल को क्या कर देता है, मैच्योरिटी से पहले ही खरीद लेता है डिस्काउंट के ऊपर। अब सप्लायर को क्या चाहिए, सप्लायर को होता है कि मुझे तो जल्दी पैसा मिल जाना चाहिए। उसको ये होता है कि चलो थोड़ा सा कम पैसा ही मिल जाए, पर मुझे अगर जल्दी जल्दी पैसा मिल जाएगा तो उसका बिजनेस चलता रहेगा। तो बैंक इसमें अपना फायदा ढूंढ लेता है। बैंक कहता है कि हम क्या कर लेते हैं, हम बैंक से वो बिल मैच्योरिटी से पहले खरीद लेते हैं। तो कस्टमर से अब पैसा कौन ले लेगा, बैंक ले लेगा पूरे के पूरे। और जो सप्लायर को इमीडिएट नीड है उनको वो पैसे पहले ही दे देगा। लेकिन अब इतना तो आपको पता ही है ना कि मान के चलो एक मैन्युफैक्चरर है जिसको पैसे की ज़रूरत है, उसने 5 लाख रुपए गुड्स जो दिए थे क्रेडिट पे उसके बिल बैंक को दे दिए। अब बैंक क्या करेगा, उन 5 लाख के पैसे कस्टमर से वसूलेगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले जब इमीडिएट नीड है सप्लायर को, तो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर बैंक के पास जाएगा, बैंक उसके 5 लाख के बिल अपने पास रख लेगा, लेकिन उसको 4.9 लाख इमीडिएटली दे देगा। अब आप सोचोगे वो काटा क्यों पैसा, ऑफकोर्स आपको भी तो पता है ना कि इमीडिएट जो पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला था, अगर मैं आपको आज जल्दी दे रहा हूं तो मेरा भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो बैंक वहां पे आपको बिल डिस्काउंट करके दे देता है, मतलब 10,000 रुपये अपना मार्जिन रखकर बाकी के पैसे आपको दे देता है। और जब भी पैसा कस्टमर से मिलेगा अब सिर्फ बैंक का ही वो पैसा माना जाएगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट क्लियर है। तो इसमें बैंक की इनकम भी हो जाती है और सप्लायर को क्रेडिट भी मिल जाता है, मतलब सप्लायर को जल्दी पैसे भी मिल जाते हैं, उसको भी एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म लोन। देखो, शॉर्ट टर्म लोन एक तरह की लमसम एडवांसेस होते हैं जो बोरवर को अर्जेंट फाइनेंशियल नीड के लिए दे दिए जाते हैं। मतलब जब जनरली 1 साल के लिए जो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मतलब कह लो कि एक लोन की फैसिलिटी के टाइप, मतलब कह लो कि एक लमसम पैसा मैं अगर आपको दे रहा हूँ कि ये लो भाई पूरे के पूरे 10 लाख और मुझे इतने टाइम पीरियड में वापस कर देना, तो दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन माना जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है इसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी तो देनी पड़ सकती है, इसलिए एग्जाम्पल भी लिखा गया है कि अगर एक स्मॉल ट्रेडर है, उसने अपने सीजनल स्टॉक, यानी अब पता है कि सीजनल स्टॉक तो थोड़ा सा ही होता है, यानी उतने पीरियड के लिए ही क्या किया, अपने स्टॉक को गिरवी रखकर, यानी क्रेडिट अपना सिक्योरिटी पर रखकर उसके बेसिस पे क्या ले लिए, अपना एक लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। और पता है कि अब जब सीजनल पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो लोन रीपे कर दिया जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक लमसम अमाउंट एक साथ बैंक से ले लेना, बार बार नहीं लेना, एक ही साथ सारे पैसे ले लेना, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। देन आते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये एक तरह की रिवॉल्विंग टाइप क्रेडिट फैसिलिटी होती है, रिवॉल्विंग, जो बार बार की जा सकती है, जिसमें बोरवर क्या करता है, एक प्री अप्रूव्ड लिमिट के अंदर अपनी बोरविंग करता है। मतलब इसमें जो बोरवर होता है ना, उसको एक प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलती है, वो चाहे तो पैसा विड्रॉ जब मर्जी कर सकता है, रीपे भी जब मर्जी जब मर्जी नहीं, मतलब जितना टाइम पीरियड उतने बीच में कर सकता है। और यू कैन से कि इसमें आप बोल सकते हो एक वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर आपको वो काम करना पड़ेगा। मतलब एक ना आपको रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि जिसमें बोरवर को ना एक प्री अप्रूव लिमिट तो मिलती है, वो चाहे तो पैसा विड्रॉ करे या इवन रीपे करे, या फिर से विड्रॉ करने की ज़रूरत है तो फिर से विड्रॉ कर ले। मतलब एक मैंने पूरी प्री अप्रूव लिमिट किसके लिए दे दी है, रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी के लिए दे दी है कि आप इतना जब मर्जी कर सकते हो। बस इतना है कि वैलिडिटी पीरियड के पहले पहले आपको वो पैसा सारा का सारा वापस करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी तो सिमिलर होती है। भाई साहब वो होती है, मतलब वो एक सिंपल है, मतलब वो एक मैंने एक बार के लिए दी है, मतलब वहाँ पे लिमिट आप एक बार मिल गई, एक बार मैं पैसा विड्रॉ किया, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, बार बार नहीं विड्रॉ कर रहे हो। यहाँ रिवॉल्विंग है। रिवॉल्विंग मतलब मैंने आपको कुछ टाइम पीरियड में कह दिया कि इतने टाइम पीरियड में आप जितना मर्जी पैसा पर वो कर सकते हो, विड्रॉ कर लो, रीपे कर लो, बस वैलिडिटी के अंदर अंदर वो काम करना है, चाहे 5 बार विड्रॉ करो, 5 बार रीपे करो, एज यूर विश। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। आई होप ये क्लियर हो गया। देन आते हैं पे डे एडवांसेस के ऊपर। देखो पे डे एडवांसेस जनरली, चलो एक और छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ आपको पहले।
जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है ना, वो जनरली सिक्योर्ड भी होती है, वहाँ पे सिक्योर्ड करके ही सारा पैसा मिलता है। लेकिन एलओसी सिक्योर्ड होने के साथ साथ अनसिक्योर्ड बेसिस पे भी दे दी जाती है। मींस ये जनरली इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दिनेस को देखकर दी जाती है। ठीक है, तभी तो रिवॉल्विंग मिलती है, नहीं तो कौन है कि जो आपको सिक्योरिटी भी ले रहा है, या फिर अगर सिक्योरिटी नहीं भी ले रहा तो आपको ऐसे पैसे दे देगा। तो वहाँ पे क्रेडिट वर्दिनेस पे भी काम चल रहा होता है, तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पे डे एडवांसेस के बारे में। ये जो एडवांसेस होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं, एक तरह का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन इनको माना जाता है, जो जनरली आपकी बिल्कुल और बहुत अर्जेंट नीड को पूरा करने के लिए होते हैं, जैसे कि मेडिकल रिक्वायरमेंट वगैरह। मेरे कहने का मतलब है, जैसे हो सकता है कि आप अर्नर तो हो, आपको सैलरी तो आने वाली है, पर अभी सैलरी आने में देरी हो चुकी है, या सैलरी आने में अभी टाइम है, लेकिन आपके के पास पैसे इतने नहीं हैं, तो आप उतना वेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको मेडिकल पर्पज़ के लिए या कोई अर्जेंट एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, तो वहाँ पे बैंक आपकी मदद करता है। क्या प्रोवाइड करके? आपको पे डे एडवांसेस प्रोवाइड करके। अब ऑब्वियसली बात है, पे डे एडवांसेस आपको कब दिए जाते हैं? जब आपको बिल्कुल अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, और जनरली ये एडवांसेस तब माने जाते हैं जब आपकी सैलरी आने तो वाली है, पर आने में अभी देरी हो चुकी है, या अभी आने में थोड़ा सा टाइम होता है। तो सैलरी आने तक आप वेट कर रहे हो, उस पीरियड के लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत अगर पड़ जाती है, तो इंटरेस्ट पर्पज़ के लिए आपको वो पैसा एडवांसेस में दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें अब आपको बहुत जल्दी जल्दी पैसा मिल रहा होता है, तो इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा चार्ज करेगा। अब आते हैं एडिशनल टाइप, इसके अलावा कुछ और भी आ जाते हैं जो एडवांसेस में कवर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले डिमांड लोन आ जाता है। डिमांड लोन वो लोन होते हैं जो रीपेएबल ऑन डिमांड होते हैं, एज यू नो वेरी वेल। मतलब बैंक कभी भी बॉर्वर से उसकी रीपेमेंट कर सकता है, मतलब कभी भी मांग सकता है। ये जनरली शॉर्ट टर्म होते हैं, और यू कैन से कि ज़्यादातर केसेस में आपको ये जो लोन मिलते हैं ये एक टेंजिबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड के वगैरह, गोल्ड की सिक्योरिटी के साथ, या फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, या फिर शेयर वगैरह के अगेंस्ट ही आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। और इसमें जो बैंक होती है, मतलब इससे बैंक को क्या फ़ायदा मिलता है? हाई लिक्विडिटी मिलती है, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक रिकवरेबिलिटी भी बैंक को मिल रही होती है। मतलब एक तरह का डिमांड लोन क्या है? जब मर्जी बैंक आपसे वो पैसा वापस लेने की डिमांड कर सकता है। फिर आते हैं टर्म लोन के बारे में। टर्म लोन ऑब्वियसली बात है, एक लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है, जो जनरली एक रीपेमेंट पीरियड के साथ आपको दे दिया जाता है, लेकिन उसमें एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोली जाती है जो हर साल आपको पे करनी पड़ती है, या हर पीरियड के दौरान आपको पे करनी पड़ती है विद इंटरेस्ट। तो टर्म लोन इज ऑल अबाउट कि एक लमसम अमाउंट आपको दे तो गई है, लेकिन उसकी रीपेमेंट आपको एवरी ईयर विद इंटरेस्ट वगैरह के साथ पे करनी पड़ेगी। मतलब पीरियड जो है वो 1 साल से चाहे 10 साल हो सकता है, लेकिन इसको एडवांसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स के साथ पे होता है। मतलब एक बार में ही आपको पे करना, आपको रीपेमेंट जो है वो हर साल थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद करते रहना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो लोन है वो जनरली आपको मशीनरी के अगेंस्ट बात कर लो, या फिर कोई किसी भी तरह की और फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट आपको कोई परचेजिंग करनी है, तो तब आपको ये लोन दे दिया जा सकता है। देन उसके बाद सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन आ जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब कोई एडवांसेस के अगेंस्ट मैंने कोई आपको कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, या कोई इन सिंपल टर्म कोई सिक्योरिटी रखी है, जैसे कि प्रॉपर्टी लेकर मैंने प्रॉपर्टी लोन ले लिया, मतलब प्रॉपर्टी देकर मैंने प्रॉपर्टी बैंक को देकर मैंने प्रॉपर्टी लोन ले लिया, एफडी के अगेंस्ट मैंने कुछ लोन ले लिया, या फिर शेयर के अगेंस्ट मैंने लोन ले लिया, या कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट मैंने लोन ले लिया, तो ऑल दिस टाइप ऑफ लोन इज कॉल्ड सिक्योर्ड एडवांसेस। और अगर मैं बात करूं अनसिक्योर्ड की, तो वहाँ पे कोलेटरल नहीं होता। मींस यहाँ पे अगर आपको एडवांसेस दिए भी जाते हैं बैंक के द्वारा, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को देखकर, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को देखकर ही आपको लोन दिया जाता है। तो कुल मिला के क्रेडिट वर्दिनेस मतलब क्या है? एक रेपुटेशन पे डिपेंड होती है ये चीज़। तो एक पर्सन की अगर रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो बैंक उसको अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना लोन प्रोवाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अनसिक्योर्ड एडवांसेस। क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसमें जो रिस्क है वो तो हाई होगा ही होगा फिर भी। देन आते हैं लास्ट वन इज कंसोर्टियम लोन, जिसको पार्टिसिपेशन लोन भी बोलते हैं। जब एक बहुत बड़ी अमाउंट एक सिंगल बोरोवर को चाहिए होती है, तो एक सिंगल बैंक उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, तो वहाँ पे जब एक सिंगल बोरोवर को बहुत बड़ा लोन चाहिए होता है, तो बैंक क्या करेगा? अकेला तो नहीं दे पाएगा, तो क्या करता है? वो मल्टीपल बैंक के साथ पार्टनरशिप कर कर, यानी एक तरह से कंसोर्टियम बनाकर एक जॉइंट लोन उस पर्सन को दे देता है। उसको बोलते हैं कंसोर्टियम लोन, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन एडवांसेस।
ठीक है जी। और इसमें ऑब्वियसली बात है कि हर एक बैंक का अलग अलग अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है जो उसको फुलफिल करना ही पड़ता है, मतलब जो हर बैंक को रीपे करना ही पड़ेगा, और हर बैंक को जितना जितना कंट्रीब्यूशन किया है उतना रीपेमेंट करना ज़रूरी है विद इंटरेस्ट। और अगर किसी बैंक को वो रीपेमेंट प्रॉपर नहीं मिलती तो वो एनपीए बन जाता है उस बैंक के लिए, मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसमें भी जो रिस्क है बेशक वो डिवाइड हो जाता है, पर हर बैंक का अपने अपने लेवल पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क तो होता ही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ठीक है जी। सो दीज आर ऑल द एडवांसेस जो आजकल आपको देखने को मिलेंगे, और हर जगह ये एडवांसेस आजकल बैंक आपको देता हुआ देखता मिलेगा विद सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी एज वेल। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप